हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या लेव वाइगोत्स्की। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ये किसने कहा है? ये पियाजे साहब के अनुसार है। तो ये राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। यह बताना है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो बाल्यावस्था, जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो प्रोजेक्ट विधि है किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, तो ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। यानी सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर महोदय का। तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी स्किनर महोदय का यह कथन है। अगर पूछ लिया जाए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह सिद्धांत दिया है स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। जो संकेत अधिगम होता है उसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम SR लर्निंग कहते हैं। जो SR का नियम है ये किसने दिया, ये आप लोग को बताना है कमेंट के माध्यम से। SR का नियम किसने दिया हुआ है? शिक्षा में फ्रावल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। यानी जो शिक्षा में फ्रावल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास पर? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो विकास किस पे किया सबसे ज्यादा? किंडरगार्टन स्कूल में। अगर ये पूछा भी जाता है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो ये फ्रावल महोदय ने किया है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? यह है प्रमेय सिद्ध करना। यह संश्लेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए गए सारे क्वेश्चन वन लाइनर में हमने कराए हुए हैं। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्या है? यानी शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्या है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए क्या आवश्यक साधन क्या है? ये भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जब भ्रमण के स्थान को जो नॉलेज प्राप्त होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है, ना भूलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8th। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्तता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह कौन सी विधि है या नीति है? वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन नीति। तो कौन सी विधि का यूज करना चाहिए? खेल और मनोरंजन नीति।
प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षण में खेल एवं मनोरंजन विधि का प्रयोग करना सबसे अधिक उपयुक्त होता है। खेल एवं मनोरंजन विधि में अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है, यानी इस विधि के द्वारा बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। जो सीखने की खेल विधि है किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वता हेतु। तो ये किसके लिए उपयोगी है सीखने की खेल विधि? बाल्यावस्था हेतु, यानी बाल्यावस्था की आयु मानी गई है 6 से 12 वर्ष में बालक को सीखने के लिए खेल विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता, यानी बालक में क्या होता है? चंचलता होती है, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उसमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, यानी जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के होते हैं उनके बीच में अधिगम का कार्य बहुत ही मंद होता है। इसको किससे बढ़ाया जा सकता है? खेल विधि के द्वारा इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। सीखने का स्थानांतरण है। जो सीखने का स्थानांतरण है वह कैसा है? सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पूर्व में सीखे गए ज्ञान यानी वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये। NCTE का पूर्ण रूप यानी NCTE का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है। नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो NCTE का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? जो पाठ्यक्रम है वो किस शिक्षण के चर में आता है ये बताना है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मध्यस्थ चर के अंतर्गत। और शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3। ये भी ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है मध्यस्थ चर, एक होता है आश्रित चर, एक होता है स्वतंत्र चर। आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं छात्र, इसके अंतर्गत आते हैं आश्रित चर के अंतर्गत छात्र, और स्वतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं शिक्षक। जो शिक्षक हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं। और मध्यस्थ के अंतर्गत आते हैं पाठ्यक्रम। यानी जो पाठ्यक्रम है वो किस शिक्षण के किस चर में आता है? ये मध्यस्थ चर में आता है। और आश्रित चर के अंतर्गत आता है छात्र, और स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है शिक्षक। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। जो स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का प्रतिपादन किया उसमें कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को? तो किसको कार्यवाहक माना है स्मिथ ने? माना है इसमें शिक्षक को। अगर पूछा जाए शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसने माना है तब वहां पे टिक लगाएंगे स्मिथ। अगर क्वेश्चन दे दीजिए स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है तब लगाएंगे शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यानी नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का या हल का? तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया का अधिगम प्रक्रिया कौन सी है?
ये कथन दिया है वुडवर्थ ने। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? 1, 2, 3, 4। तो शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? 3 चर हैं। अभी बताया गया शिक्षण के आधार पर चर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मध्यस्थ चर, दूसरा होता है आश्रित चर, तीसरा होता है स्वतंत्र चर। और मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम, आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं छात्र, और स्वतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। किसी विद्यार्थी द्वारा यदि असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तो शिक्षक को सर्वप्रथम उसके इस व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक होता है, ताकि उस कारणों का समाधान किया जा सके तथा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सके। यानी उसका व्यवहार का अगर कारण पता चल जाएगा तो उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, उसके जो समस्या होगी उसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? यानी निम्न में से 4 का ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद या ज्ञानवाद? तो यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रचनावाद। कौन सा सही आंसर होगा? रचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रचनावाद के प्लेस पे लिखा हो सृजनात्मकतावाद तो वो भी सही होगा, क्योंकि रचनावाद और सृजनात्मकतावाद एक ही होता है। रचनावाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर? तो आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। जो सीखने की क्षमता होती है उस पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है, यह भी बताया गया है। जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बस इस पे क्या होता है, कभी कभी मंदता आती है, कभी कभी तीव्रता आती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत सीखना चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वह संप्रेषण में निपुण हो। यानी एक शिक्षक के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभावी क्या है? वह जो संप्रेषण होता है उसमें निपुण हो। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा? ये किसका कथन है ये बताना है। डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या कोलेशनिक? तो हम करके सीखते हैं ये किसने कहा है? ये सिम्पसन ने कहा है। ये जितने भी कथन बताए जा रहे हैं ये सारे वन लाइनर में हमने कराए हुए। जिसने भी वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में दी हुई, वहां से आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी? तो प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों का लोकतंत्रीकरण होना ही प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक है। इसमें बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं।
इसके अलावा बच्चों का सामाजिकरण पाठ्यक्रम की समझ आदि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। जो अधिगम है, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, या इनमें से सभी। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसमें बालक अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के तरीकों के बारे में जानता है। अधिगम का शिक्षा में क्या क्या योगदान है वो देख लेते हैं। अभी बताया गया व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करना, समस्याओं को हल करना और सामाजिक आवश्यकताओं को जानना भी क्या है? अधिगम का शिक्षा में योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? जो सीखने का मॉडल होता है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो कौन सा है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता को जो उत्प्रेरित करता है वो सीखने का कौन सा मॉडल होगा? ये हो जाएगा रचनावादी मॉडल। तो इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। रचनावादी मॉडल सीखने का वह मॉडल है जो बच्चों में सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ये क्या करता है? बच्चों के अंदर सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि इस मॉडल में बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन में समझाया था। इसके अंतर्गत बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में सृजनशीलता की उत्पत्ति होती है और इसके द्वारा बच्चों के अंदर सृजनशीलता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। यानी संश्लेषण के उदाहरण कौन कौन से हैं सिर्फ एक को छोड़कर। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय, यानी एक इसमें संश्लेषण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी क्या संश्लेषण के उदाहरण हैं। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना और डी दिया हुआ चित्र रंगना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण का उदाहरण कौन कौन सा? निबंध लिखना है, भाषण देना है, प्रमेय सिद्ध करना है। तो है कौन सा नहीं? चित्र रंगना। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। यानी चित्र रंगना या रंग भरना संश्लेषण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि संश्लेषण की विषय वस्तु का सार क्या होता है? संग्रह होता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। कौन सा सीखना स्थायी होता है? यानी जो सीखना कई तरीके का होता है ना, तो उसमें से कौन सा सीखना स्थायी होता है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन और झारखंड का जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर। जो समझकर सीखा जाता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। रटकर जो सीखा जाता है वो तुरंत भूल जाते हैं, और सुनकर जो सीखते हैं वो भी स्थायी नहीं होता है, और देखकर सीखते हैं वो भी स्थायी नहीं होता, जबकि जो समझकर सीखते हैं वो स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 26। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? यह बताना है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, किया जा सकता है, सही है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, दोनों तरीके का होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही होगा। तो सही कौन सा नहीं होगा? शिक्षण अन्वेषण है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बालक हैं तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें उनको बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और डी ऑप्शन है इनमें से
सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों से प्राप्त शिक्षा सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि स्वयं के अनुभव से प्राप्त शिक्षा जीवन पर्यंत स्थिर रहती है। यानी जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होती है शिक्षा वो जीवन पर्यंत रहती और स्थिर रहती, स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। यानी एक क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, वो अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहेंगे? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। यानी कोई क्रिकेट का खिलाड़ी जो गेंदबाजी में कौशल को विकसित कर लेता है, गेंदबाजी में एक्सपर्ट हो जाता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रभावित नहीं करता, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। राइट आंसर होगा सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी डिटेल देख लेते हैं। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों आदि का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है। जब व्यक्ति का पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का प्रभाव नवीन ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ता है, तो इसे शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। प्रश्न में क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी के कौशल का प्रभाव बल्लेबाजी पर नहीं पड़ता, तो यह शून्य अधिगम अंतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश, यानी ए ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, बी दिया हुआ है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। यानी राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसकी डिटेल देखते हैं। सृजनशीलता एक विचार है जो एकदम नए विज्ञान या पुराने विचारों में नए विचार का समावेश होता है। अध्यापक को सृजनशील बालकों को शिक्षा देने के लिए या उसके विचारों को पोषण देने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी है विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व को सूचना देता है। ए ऑप्शन विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, ये नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी है विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता, यह भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। वर्तमान समय में हमारे चैनल पर सी टेट, सुपर टेट,
KVS PRT, DSSB PRT, TGT PGT फिजिकल एजुकेशन, यूपी टेट, बिहार टेट, रीट और CG टेट की क्लासेस चल रही हैं। जिसने भी इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है वो सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में दी हुई, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।